हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ठीक है, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जनरल अगर इंट्रोडक्शन का बात करें तो हम सभी को पता है कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, उस 50% पॉपुलेशन में भी 70 to 80% फार्मर पुअर फार्मर है एंड दे आर इलिटरेट। दैट मीन्स वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको जब पैसों का ज़रूरत होता है तो वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो वो जज नहीं कर पाते किसी रिसोर्स को कि हम किससे पैसे लें कि हमको कम इंटरेस्ट देना पड़े, या हम किससे पैसे लें ताकि हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जो जिस भी गांव में रहते हैं उसी के लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो अमीर घर के बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे लोन मांगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं ठीक है हम तुमको लोन तो दे देंगे पर इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा। सपोज़ करो एक फार्मर को 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए वो बिजनेसमैन से, उसके गांव का एक छोटा मोटा ठेकेदार है, उससे जाके पैसे लेने 1 लाख रुपए लेने जाता है। वो कहता है कि पैसे तो दे दूंगा 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, बट तुम्हें रिटर्न मुझे करना पड़ेगा 1,50,000 रुपये। 50,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट मैं तुमसे लूँगा, नहीं तो तुम्हारी जो भी ज़मीन है वो गिरवी रख के जाओ, मैं उसको बेच के अपना पैसा निकाल लूँगा। ठीक है, अब बताइए 1 लाख रुपए उसने लोन लिया है, उसके ऊपर से उसको 50,000 का मुनाफा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उस केस में वो क्या करेगा, पैसों से भी हाथ धो लेगा और अपनी जो ज़मीन है फार्मर की वो भी उसको उस ठेकेदार को देनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आज भी कई गांव में ऐसा होता है। ये इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो गरीब पुअर फार्मर्स हैं वो अपना सोर्स को जज नहीं कर पाते कि मैं इससे पैसे क्यों लूँ, अगर ये मुझसे 50,000 रुपये मांग रहा है मैं उससे क्यों नहीं लेता जो 1 लाख पे मुझसे सिर्फ 5,000 रुपये ही एक्स्ट्रा मांग रहा है, 5,000 रुपये का ही इंटरेस्ट मांग रहा है। ठीक है, तो ऐसे गांव में क्या एक्सप्लॉयटेशन पुअर फार्मर्स का होने लगा। तो ये देखा गया कि फार्मर पुअर ही पैदा हो रहा था, अपनी जो ज़मीन जायदाद है वो भी बिजनेसमैन को दे दे रहा था, कभी उस लोन से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा था, हर साल उस पे लोन बढ़ता जा रहा था ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बिजनेसमैन। तो फिर क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस खोल दिए। ठीक है, जैसे कि नाबार्ड, ओके, या फिर गवर्नमेंटल एजेंसीज़, या फिर आप आरआरबीज़ का बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स, ओके, या फिर आप कोऑपरेटिव सेक्टर का बात करें या सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात करें। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे डील किए गए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एक टेकेव लोन्स वर्ड होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस में, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई पर्टिकुलरली नहीं बताता है ये सब, बट क्योंकि हिंदी मीडियम के लोग भी पढ़ रहे हैं और वो इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैं कुछ अलग से टर्म आपको यहाँ बता देती हूँ। दैट टेकेव लोन्स वही लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दैट दे कैन मतलब क्रॉप को इम्प्रूव कर पाए और मशीनरीज ले पाए और एग्रीकल्चर को डेवलप कर पाए। उसके लिए जो लोन दिया जाता है उसे टेकेव लोन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, खूब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ऑलरेडी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत ही नॉर्मल सा टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक्स की ओर। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कंसंट्रेट करते हैं, बिकॉज़ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क पे डिपेंडेंट होता है, बिकॉज़ वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, नेचुरल फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी रिस्क है और कमर्शियल बैंक को उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, या गारंटी नहीं होती है प्रॉफिट की, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करता है। यहाँ पे कुछ कमिटीज़ के नाम दिए गए हैं जिनका ये ओपिनियन था कि कोऑपरेटिव जो है वो ज़्यादा कमर्शियल बैंक की बजाय सूटेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए।
ठीक है। तो जैसे आप कुछ है इंडियन सेंट्रल बैंकिंग कमेटी 1931 और भी बहुत सारी कमेटीज़ के नाम हैं। तो वो यही कह रही हैं कि भाई कोऑपरेटिव है, आप उसको वो ज़्यादा एग्रीकल्चर को सूटेबल है लोन देने के बजाय ये कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक सिर्फ प्रॉफिट देखती है और एग्रीकल्चर में हमेशा प्रॉफिट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा 1950 तक कोई खास रोल नहीं था एग्रीकल्चर फाइनेंस में कमर्शियल बैंक का। फिर भी इंक्वायरी कमेटी 1950 ने कहा कि नहीं, ये बैंकिंग की फैसिलिटीज़ गांव तक भी जानी चाहिए, रूरल एरियाज़ तक भी जानी चाहिए। पर कमर्शियल बैंक जो है वो हेजिटेट कर रहा था एग्रीकल्चर फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रिस्की और कॉस्टली होता। ठीक है। 1921 में 3 बैंक को कंबाइन करके इम्पीरियल बैंक बनाया गया। ये इम्पॉर्टेंट है इम्पीरियल बैंक। वो 3 बैंक कौन से थे, इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 में इम्पीरियल बैंक बनाया गया। जब तक 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आया तब तक इम्पीरियल बैंक गवर्नमेंट का इकलौता बैंक था। ठीक है। ये बात भी यहाँ याद रखने की है कि 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम हम अभी भी सुनते हैं, वो 1935 में आया था और उससे पहले इम्पीरियल बैंक जो था वो इकलौता गवर्नमेंट का बैंक था। ठीक है। जैसे कि आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं थी तो इम्पीरियल बैंक ही ट्रांजिशन के लिए आरबीआई का एजेंट था उस टाइम पर भी। ठीक है। जैसे उनको ट्रांजैक्शन करने थे बिजनेसेस के लिए, तो उनका कोई ब्रांच तो था नहीं, जैसे आज आरबीआई के खूब सारे ब्रांच है, बट उस टाइम कोई ब्रांच नहीं था। तो इम्पीरियल बैंक ही इकलौता गवर्नमेंट का बैंक था, तो वही आरबीआई का एजेंट भी बनता था। ठीक है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो पास हुआ था वो एक्ट, उसमें क्या किया, इम्पीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है। आज हम जिसमें आप अकाउंट खुलवाते हैं एसबीआई बैंक में, वो इम्पीरियल बैंक था पहले। ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जो आरबीआई था वो अलग से आया था, कमर्शियल वो सेंट्रल बैंक है, और जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको सबको यूनाइट करके इम्पीरियल बैंक बना दिया गया था, जो कि आज की डेट में क्या बोला जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और 1959 में 7 एसोसिएट बैंक एसबीआई के फंक्शन करने लग गए थे, जो कौन कौन से थे, जिनका नाम नीचे दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, देन हैदराबाद और बीकानेर, जयपुर जो राजस्थान में, पटियाला, इंदौर, ये सब लोग, ये सारे बैंक्स जो एसोसिएटेड बैंक थे एसबीआई के, इनको 1959 में फंक्शन में लाया गया। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कमर्शियल बैंक को 60s तक कुछ खास रोल था नहीं उन लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए उनको लोन दिया जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके। एग्रीकल्चर या रूरल क्रेडिट को बेटर सपोर्ट करने के लिए 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया 1969 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम की ये बात है, जब इन 14 बैंक को कमर्शियल बैंक कर दिया गया था। ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो देखना उसके लिए। और क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा आप लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में ही इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का काम सिर्फ पैसे एक्सेप्ट करना और उनको डिपॉजिट करना था, और जो कि ज़रूरत के समय पे मिडिल या फिर लार्ज बिजनेस होते थे उनको ये लोन प्रोवाइड कर देता था। ठीक है। तो यही इनका मेन फंक्शन था। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इनका रोल देखा नहीं गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कैसे किया गया और क्या क्या उसके रोल्स थे और क्या क्या उनका हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक और बार रिवाइज़ करवा देती हूँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं बहुत ही ईजीली, आप इसे एज ए स्टोरी भी सुन सकते हैं कि सबसे पहले कमर्शियल बैंक
कमर्शियल बैंक इंट्रोड्यूस किया गया, फिर हम उसमें देखा उसका ज़्यादा एग्रीकल्चर में रोल नहीं था, ज़्यादा कोऑपरेटिव का एग्रीकल्चर में रोल था, तो हम उसको डेवलप करते गए। 3 बैंकों को हमने मिला के एक इम्पीरियल बैंक बनाया 1921 में, ठीक है, और उसको भी इम्पीरियल बैंक को आज की डेट में हम SBI के नाम से जानते हैं, ठीक है। SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप उसको एक साथ मिक्सअप मत करिएगा। जो SBI है वो इम्पीरियल बैंक का न्यू नेम है, ओके, और RBI शुरू से ही एक अलग बॉडी रहा है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने आपको RBI का भी अलग से इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम कहाँ से आया और किसको बैंक को मिलाकर बनाया गया वो सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है आपको अंडरस्टैंडिंग में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है अब ये बहुत टॉपिक क्लियर हो चुका है, फिर भी आप बता सकते हैं आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।